नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ बेहतरीन एग्रीकल्चर के प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एफओ हो, चाहे आईबीपीएस हो, इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जो भी इससे संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है या बनने की संभावना रहती है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है करण स्विस और हिसार डेल किसकी प्रसिद्ध संकर नस्लें हैं। ठीक है, आपको बताना है कि करण स्विस और हिसार डेल जो है प्रसिद्ध संकर नस्लें किसकी हैं। पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि गाय और भैंस की हैं, दूसरा भैंस और बकरी की हैं, तीसरा गाय और गाय की हैं, चौथा ऑप्शन है गाय और भेड़ की है। तो आप लोग जानते हैं करण स्विस किसकी प्रजाति हो जाएगी। करण स्विस जो है एक गाय की संकर प्रजाति है, ठीक है। और हिसार डेल किसकी है, ये हो जाएगी भेड़ की, ठीक है, ये हो जाएगी भेड़ की। ये दोनों ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन इसमें फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं गाय और भेड़, यानी कि फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कहां से डेवलप की गई है गाय की जो करण स्विस है, तो ये NDARI, ठीक है, NDRI, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में क्रॉस की गई है, तो BS, ठीक है, बॉस और इसके साहिवाल के बीच में क्रॉस करके दोनों के बीच में निकाली गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर गाय और भैंस, और ये NDRI करनाल हरियाणा द्वारा विकसित की गई किस्म है, ठीक है। और ये ब्राउन स्विस और किसके बीच में, साहिवाल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, साहिवाल। और ये यहाँ पे देख सकते हैं जो हिसार डेल है, ये किसकी प्रजाति, ये भेड़ की है, ठीक है। ये किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, मेरिनो प्लस बीकानेरी, ठीक है, बीकानेरी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई ये भेड़ की प्रजाति है, ठीक है, हिसार डेल। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 4th नंबर। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थान कहाँ पे है, ठीक है। एक गाय की प्रजाति है होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल होती है, ठीक है। और इसका उत्पत्ति स्थान पूछा है, यानी कि उद्गम स्थान कहाँ पे माना गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं जर्सी द्वीप, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है हॉलैंड, चौथा है स्विट्जरलैंड। इन चारों में से आप बताएंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है कि होल्स्टीन पहले यहाँ पे हा आया है, तो आप जान जाएंगे कि होल्स्टीन हॉलैंड से, ठीक है। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, तो ये हॉलैंड माना गया है। कभी कभी हॉलैंड ना देखे नीदरलैंड भी दे देता है, ठीक है, क्या दे देता है, नीदरलैंड दे देता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान आप नीदरलैंड मानेंगे। और बात करते हैं स्विट्जरलैंड में किसका उत्पत्ति माना गया है, जर्सी गाय होती है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना गया है, जर्सी द्वीप या स्विट्जरलैंड माना जाता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हॉलैंड। तो एक चीज और देख लेते हैं, जितनी गाय की नस्लें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम देसी गाय की नस्लें, जैसे गिर हो गया, ठीक है, गिर हो गया, उसके बाद राठी हो गया, और थारपारकर हो गया, ठीक है, थारपारकर, हरियाणवी, ठीक है, हरियाणा जिसको कहते हैं, और मालवी हो गया, मेवाती हो गया, साहिवाल हो गया, और उसके अलावा नागौरी हो गया, इन सबको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे गिर का पहले गा आया है तो गिर का गुजरात हो जाएगा इसका उत्पत्ति स्थान। राठी का रा आया तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थारपारकर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। और हरियाणा का उत्पत्ति स्थान जानते हैं, हरियाणा। मालवी का माँ आया है तो ये मालवा क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो वहाँ पे हो गया। और मेवाती यानी कि उत्तर प्रदेश और कुछ इसका राजस्थान का एरिया मेवाती क्षेत्र लगता है, तो वहाँ उत्पत्ति स्थान हो गया। साहिवाल का आपका पाकिस्तान हो जाएगा, और नागौर का राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सुजाता नस्ल किसका संकरण है, ठीक है। आपको बताना सुजाता एक नस्ल है गाय की, तो ये बताना किसका संकरण क्रॉस है। होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस साहिवाल, दूसरा ब्राउन स्विस क्रॉस लाल सिंधी, तीसरा होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस थारपारकर, चौथा ऑप्शन है इसका जर्सी और साहिवाल का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक होता देसी, ठीक है, देसी और क्रॉस करके विदेशी, ठीक है, विदेशी, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो हमारी ये संकर प्रजाति पैदा होगी, ठीक है। तो ये देसी जो है ये नर लेंगे और ये मादा लेंगे, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस करा के हम संकर नस्ल विकसित करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी सुजाता नस्ल जो है इसका संकर क्रॉस है। तो सू से पहले देखिए सू आया है, तो उसके बाद इसमें सू से
क्या बन जाएगा, साहिवाल बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जा आया है, जा से जर्सी बन जाएगा। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे, यानी कि साहिवाल और जर्सी दोनों के बीच में क्रॉस करके क्या सुजाता एक नस्ल विकसित की गई है, यानी कि द ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉलस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि करण स्विस, ठीक है, करण फ्रीज रहेगा, ठीक है। करण फ्रीज जो है ये हॉलस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के बीच में क्रॉस करके निकाली गई ये गाय की संकर किस्म है। उसके बाद ब्राउन स्विस और लाल सिंधी, ये किन दोनों के बीच में क्रॉस करके कौन सी संकर किस्म जो विकसित हुई, ब्राउन स्विस, उसका नाम है ब्राउन स्विस, ठीक है। ब्राउन स्विस उसकी प्रजाति का नाम है। और हॉलस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के बीच में क्रॉस करके क्या निकाली गई है, ये फ्रीजवाल या हॉलस्टीन फ्रीजियन विकसित की गई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। आपको बताना है वैज्ञानिक नाम, वो भी विदेशी गाय का, ठीक है। 2 प्रकार की गाय होती है, एक देशी गाय होती है, एक विदेशी गाय होती है। तो यहाँ पे विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं बॉस इंडिकस, दूसरा है बॉस टार्टस, तीसरा ऑप्शन है ओविस एरिस, चौथा ऑप्शन है गैलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉस टार्टस जो होता है ये वैज्ञानिक नाम होता है विदेशी गाय का, और देशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है, ठीक है। ओविस एरिस यहाँ पे दिया है, तो ये हो जाएगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद गैलस या गैलस डोमेस्टिकस जो होता है ये हो जाएगा मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉस टार्टस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है, ठीक है। आपको बताना है गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा अलवर, तीसरा है काठियावाड़, चौथा ऑप्शन है रोहतक। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि काठियावाड़ जो क्षेत्र है ये गिर का उत्पत्ति स्थान माना गया है, या कह सकते हैं गिर वन, ठीक है। गिर वन क्षेत्र जो है ये भी गिर का उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे जो नस्ल देख रहे हैं ये गिर जो नस्ल है गाय की, इस प्रकार की आपको रंग रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पे देख सकते हैं चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो इस चैनल पर जाकर आप सब लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम दे देंगे एग्रीकल्चर से संबंधित, इस क्वेश्चन को जरूर उठाया जाता है इससे संबंधित, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है भेड़ में नाड़ी गति का मापन किससे किया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन में देख लेते हैं, मैक्सिलरी धमनी, दूसरी है फेमोरल धमनी, तीसरी कॉक्सिजियल धमनी, या चौथा ऑप्शन है गूदा से। इन चारों में से बताइए भेड़ में जो नाड़ी गति होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेमोरल धमनी के द्वारा इसमें भेड़ में मापन किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। मैक्सिलरी धमनी ये किसमें करते हैं, तो इसे जो घोड़े होते हैं, घोड़े के अंदर नाड़ी गति का मापन इसमें किया जाता है मैक्सिलरी धमनी से। कॉक्सिजियल धमनी ये किसमें नापा जाता है, जो गाय होती है, गाय और भैंस, ठीक है। गाय और भैंस के अंदर नाड़ी गति किससे मापते हैं, ये कॉक्सिजियल जो धमनी होती है, ये पूंछ के नीचे होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नाड़ी गति उसका मापन करते हैं। गूदा से क्या करते हैं, गूदा से टेम्परेचर मापा जाता है। जितने भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उसका तापमान हम कहाँ से मापते हैं, गूदा के द्वारा मापा जाता है, कि उसका टेम्परेचर का पता लगाया जाता है कि कितना टेम्परेचर है। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, फेमोरल धमनी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काकरेज नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारी गाय की नस्लें होती हैं जिनका अलग अलग उपनाम होता है। हम चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मतलब कौन सी गाय का कौन सा उपनाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आप नस्ल देख रहे हैं ये काकरेज नस्ल है। इसके सींग जो होते हैं काफी बड़े आकार के होते हैं, जो कि सींग कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके सींग कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि इन सींग कैंसर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके सींग बड़े होते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं, तो इनके कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। 90% इनमें क्या होता है, सींग टूटने के बाद कैंसर होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन में पहला दिया है रेड्डी, दूसरा है लोला, तीसरा है बनियार, चौथा है भारमान। इन चारों में से बताइए कांकरेज नस्ल का उपनाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बनियार नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड्डी जो है ये किस नस्ल को जानते हैं, तो गिर जो नस्ल होती है गाय की, उसको हम रेड्डी के नाम से जाना जाता है, वो भी राजस्थान के अंदर, ठीक है। इतना याद। लोला के बारे में जानते हैं, लोला किस नस्ल को कहा जाता है, तो साहिवाल जो नस्ल होती है उसको हम लोला के नाम से जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद भारमान, भारमान जो नस्ल है, यानी कि वो कहाँ कहते हैं, गिर जो नस्ल होती है गाय की, उसको भारमान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं कहा जाता इसको, ठीक है। ब्राजील देश के अंदर इसको भारमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गिर नस्ल जो होती है। तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनियार, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिनों की होती है। ठीक है, गाय का शुष्क अवस्था यानी कि जब गाय हमारी दूध देना बंद कर देती है तो उसको ड्राई पीरियड के नाम से या गाय का शुष्क अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने दिनों की होती है ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। तो 60 से 90 दिन, दूसरा है 90 से 100 दिन, तीसरा ऑप्शन है 100 से 120 दिन, चौथा ऑप्शन है 120 से लेकर 150 दिन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से लेकर 90 दिन का जो समय होता है वो गाय के शुष्क अवस्था यानी कि ड्राई पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गाय का औसतन गर्भकाल कितना होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी पशु जानवर होते हैं, इनका आपको जनरल एग्रीकल्चर है ये एनिमल हस्बेंड्री का, तो इसको आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक पशु का कितने दिन का गर्भकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। गाय का पूछा है तो गाय का देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 261 दिन, दूसरा है 282 दिन, तीसरा ऑप्शन है 301 दिन, चौथा ऑप्शन है 321 दिन। इन चारों में से बताइए गाय का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट इनकरेक्ट होगा क्योंकि करेक्ट नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 282 दिन दिया है तो इसका गर्भकाल होता है 280 दिन से लेके 285 दिन का होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भैंस का पूछता तो भैंस का हो जाएगा 307 से लेके 310 दिन का ये गर्भकाल होता है। ठीक है, भैंस का हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने वाली मात्रा कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है नवजात शरीर भार का 1/5 भाग, दूसरा है नवजात शरीर भार का 1/10 भाग, तीसरा ऑप्शन है नवजात शरीर भार का 1/15 भाग, चौथा ऑप्शन है नवजात शरीर भार का 1/20 भाग। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की दी जाने योग्य मात्रा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कोलेस्ट्रम जानते हैं किसको कहते हैं, खीस को कहते हैं। ठीक है, नवजात बछड़ा यानी कि न्यू कॉफ जो होता है या न्यू बॉर्न कैफ जो होता है और उसको यहाँ कोलेस्ट्रम की मात्रा पूछ रहा है कितना भाग देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यानी कि नवजात शरीर भार का 1/10 भाग जो होता है ये कोलेस्ट्रम की मात्रा दी जाती है। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मांस से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही जाता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं एग्रीकल्चर के, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीफ कहलाता है। ठीक है, बीफ कहलाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, सुअर के मांस को कहा जाता है, या भैंस के मांस को कहा जाता है, या नवजात बछड़े के मांस को कहा जाता है। इन चारों में से बताइए कि किसके मांस को हम बीफ कहा जाता है। ठीक है, विल कहा जाता है। तो इन चारों में से बताइए। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो पहले देख लेते हैं इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, व्हील कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, व्हील कहा जाता है। और बात कर लेते हैं गाय के मांस को क्या कहा जाता है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और भैंस के मांस को क्या कहा जाता है, बफन कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, सुअर के मांस को पॉर्क कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिर गाय का मूल स्थान कहाँ पर है। ठीक है, गिर गाय का मूल स्थान कहाँ पर है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र या हरियाणा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गिर गाय का मूल स्थान यानी कि गिर क्षेत्र काठियावाड़ जो क्षेत्र है गुजरात के अंदर, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो ये हो जाएगा गुजरात यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल है। ठीक है, आपको देसी गाय का नस्ल नहीं बताना है, यहाँ पे विदेशी गाय की नस्ल का नाम बताना है जिसके अंदर फैट की मात्रा सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हॉलस्टीन, दूसरा है रेड डेन, तीसरा है जर्सी, चौथा है साहिवाल। इन चारों में से बताइए कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है जिसमें वसा प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जर्सी। ठीक है, जर्सी के अंदर क्या होता है, वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 5 से लेकर 5.5% वसा जो होती है जर्सी गाय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, विदेशी गाय की बात करेंगे। अगर देसी गाय की बात करेंगे तो साहिवाल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में वसा की मात्रा पाई जाती है और सबसे मीठा भी दूध देसी गाय में साहिवाल का ही होता है। ठीक है, देसी गाय में अगर फैट की बात करेंगे तो साहिवाल का नंबर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दूध की बात करेंगे तो दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा किस गाय की होती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है गाय की, तो इसके अंदर दूध की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये एक विदेशी नस्ल है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि जर्सी। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन कि भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछ रहा भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं, 50 है, 19 है, या 34 है, या 44। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं गाय की जो नस्लें हैं भारत में वो 50 पाई जाती हैं। 19 किसकी नस्लें हो जाएंगी, ये हो जाएंगी भैंस की। ठीक है, भैंस के साथ साथ हो जाएंगी मुर्गी की। ठीक है, मुर्गी और भैंस की 19 नस्लें पाई जाती हैं। 34 किसकी हो जाएंगी, ये बकरी की। बकरी की नस्लें कितनी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी। उसके बाद
44 की बात कर लेते हैं तो भेड़ की नस्लें कितनी पाई जाती हैं? 44 भेड़ की हो जाएंगी, 34 बकरी की हो जाएंगी, 19 जो है भैंस और मुर्गी की हो जाएंगी, 50 गाय की हो जाएंगी। तो यहाँ पे भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पूछे? भैंस की पूछे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस। यहाँ पे देख सकते हैं 19, यानी कि भैंस 19 नस्लें जो पाई जाती हैं ये भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है भैंस के दूध में औसतन वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3%, 5%, 7% या 10%। यहाँ पे भैंस के दूध में वसा प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7%। अगर गाय की यही पूछता गाय में कितनी वसा प्रतिशत पाई जाती है तो 4 से लेकर 5, 7, 5.5% तक वसा गाय के अंदर पाई जाती है। भैंस में 7% पाई जाती है, ठीक है। तो कभी कभी एक आध भैंस होती है इसमें जिसमें 14% तक ही वसा पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली उत्तर भारत की भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? ठीक है, इसमें से बताना, ये जितनी भी आप देख रहे हैं भैंस की नस्लें हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली उत्तर भारत की भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी हो जाएंगी? तो जो आप लोग जानते हैं पूरे विश्व के अंदर, संसार के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी नस्ल हो जाती है? मुर्रा हो जाती है। अगर यही पूछ लेते हैं भारत की या उत्तर प्रदेश की, किसी भी राज्य की पूछ देता है तो सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मेरे दोस्त यानी कि मुर्रा नस्ल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा यानी कि मुर्रा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितना दूध देती है? 1500 लीटर से लेकर 2500 लीटर दूध दे देती है एक ब्यांत में। उसके बाद बात कर लेते हैं महसाना की। महसाना जो है किस लिए फेमस है? लंबा दूध काल के लिए फेमस है, ठीक है, लंबा दूध काल के लिए फेमस है, यानी कि सबसे अधिक दिनों तक दूध देने वाली जो भैंस की प्रजाति है वो महसाना हो जाएगी। कितने दिन तक दूध देती है? 325 दिन तक ये दूध देने का समय रखती है, ठीक है। और बाकी जितनी भी भैंस की प्रजातियां हैं वो 300 से लेकर 305 या 6 दिन तक दूध देती हैं, लेकिन ये महसाना जो प्रजाति है ये 325 दिन तक दूध देती है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि काला स्याह रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है? ठीक है, जिसका रंग काला होता है, स्याही के कलर का होता है या गहरा काला होता है, तो कौन सी भैंस की ऐसी नस्ल है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है नागपुरी, दूसरा है रावी, तीसरा है मुर्रा, चौथा ऑप्शन है भदावरी। इन चारों में से बताइए किसका रंग स्याही के रंग का काला रंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानते हैं आप लोग, मुर्रा। मुर्रा नस्ल का रंग कैसा होता है? काला स्याही रंग के होता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, काला स्याही जैसा इसका रंग होता है, इसीलिए इसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुर्रा भैंस को ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखें। मुर्रा भैंस कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाली जाती है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये मुर्रा भैंस अधिकतर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भैंसें मुर्रा ही पालते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करती है और किसान लोग अधिकतर पसंद भी इसी भैंस को करते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट बताइए, ठीक है। श्वसन गति कैसे हम नापते हैं? मान लीजिए भैंस का मुंह है, ठीक है, यहाँ पे इसके नाक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके नाक होते हैं, नाक के आगे थूथन जो होता है, थूथन, ठीक है, एक सांस लेगी, सांस लेने के बाद वो सांस को छोड़ेगी, तो सांस जैसे ही छोड़ेगी तो उसके आगे हम हाथ लगाकर चेक करेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार ये सांस को छोड़ रही है। तो इससे हम क्या करते हैं? श्वसन गति उसकी प्रति मिनट ज्ञात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 20 से 25 बार, 20 से 30 बार, 10 से 20 या 14 से 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 14 से 18 बार प्रति मिनट ये श्वसन को लेती है यानी कि सांस को लेती है। तो आपको याद रखना है 14 से लेकर 18। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर लिखा हुआ है। इस चैनल पे जाके आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई, चाहे आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। जितने भी पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं सबको हम वहाँ पे सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दलदली भैंस में गुणसूत्र संख्या 48, ठीक है। भैंसें 2 प्रकार की होती हैं, एक जलीय भैंस होती है, एक दलदली भैंसें होती हैं। तो यहाँ पे दे दिया है कि दलदली भैंसें जो होती हैं उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 48 होता है, ठीक है। और यहाँ जलीय भैंस का गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कर रहा है, 48, 46, 42 या 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जलीय भैंस जो होती हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 50 होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, शारीरिक दशा देखकर, खुर को देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा। वैसे तो आयु ज्ञात करने का सभी तरीका ही यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पशुओं की आयु ज्ञात करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दांतों द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सींग छोटे बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? ठीक है, भदावरी, सुरती, मुर्रा या नीली रावी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मुर्रा के सींग कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, आप लोग देखते हैं, और बहुत कसे हुए होते हैं। इस टाइप के जो सींग पाए जाते हैं वो मुर्रा नस्ल के पाए जाते हैं। यहाँ पे जो नस्ल आप देख रहे हैं ये मुर्रा नस्ल है, ठीक है। इसको आप पहचान कर सकते हैं, स्याही कलर के होते हैं, काला स्याही होता है इसका, और इसके सींग जो होते हैं जलेबी के आकार के, मतलब छोटे छोटे होते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूक मदकाल साइलेंट हीट किस पशु में पाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। AA एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इस तरीके के एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। ठीक है, तो बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाय है, भेड़ है, या बकरी है, या भैंस है। ठीक है, तो यानी कि साइलेंट हीट किसे कहते हैं? मद के लक्षण स्पष्ट प्रदर्शित नहीं करना। ठीक है, मद जो होता है यानी कि मदकाल जो होता है, हीट पीरियड जो होता है, उसके लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करना, उसी को कहते हैं साइलेंट हीट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस भैंस के, सॉरी दोस्तों, भैंस, मैं आंसर ही दे दिया यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैंस में। ठीक है, भैंस में ऐसा होता है कि जो अपने हीट के लक्षण जो होते हैं रात्रि में ही जाहिर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है साइलेंट हीट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैंस, डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, नर बकरा कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है नर बकरा क्या कहलाता है। यहाँ पे बकरा देख सकते हैं, ये नर बकरा है, तो ये क्या कहलाता है? ईव कहलाता है, या बक कहलाता है, या हीफर कहलाता है, या रोम कहलाता है। इन चारों में से बताइए कि नर बकरा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या कहते हैं, बक कहा जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेम किसे कहते हैं? रेम यानी कि भेड़ जो होती है, भेड़ जो होती है, इसके नर को क्या कहते हैं? रेम कहा जाता है। ठीक है, ईव किसे कहते हैं? ईव भी कहा जाता है, यानी कि भेड़ जो होती है, भेड़ की फीमेल यानी कि मादा जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ईव कहा जाता है। हीपर को भी याद रखेंगे, युवा जो गाय होती है। ठीक है, युवा गाय ले लीजिए, या कह सकते हैं इसको भैंस। ठीक है, युवा गाय हो चाहे भैंस, उसको क्या कहते हैं? हीपर कहा जाता है। तो चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बक, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भैंसों का दूध काल होता है। ठीक है, आपको बताना भैंसों का दूध काल कितने माह का होता है? 7 से 9 माह, 5 से 6 माह, 10 से 11 माह, या 12 से 13 माह। ठीक है, तो इसमें करेक्ट बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10 से 11 माह का भैंसों का दूध काल का समय होता है, ये आप याद रखेंगे। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज का जो लास्ट सवाल है, 25 नंबर, देख लेते हैं क्या रहने वाला है आज का। दोस्तों हमारा ये लास्ट सवाल रहेगा। लास्ट सवाल कह रहा है, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, मोंटगोमरी फिरोजपुर में, काठियावाड़ के गिरवन में, या पंजाब और दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार मैं बता भी चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काठियावाड़ का गिरवन जो है, ये भैंस का जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान माना गया। या जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसमें जो होता है ये आमाशय कौन से भाग में होता है? ठीक है, जिसमें कि भोजन को पचता है या पचाने में मदद करता है। तो देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है आमाशय का वो हो जाएगा यानी कि रुमेन। ठीक है, रुमेन जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, तो सबसे छोटा आमाशय जो होता है पशुओं का वो रेटिकुलम होता है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है, तो वो होता है एबोमेजम। ठीक है, एबोमेजम में क्या होता है? जो भी भोजन होता है, ठीक है, जो पशु भोजन करता है उसका यहाँ पे क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, यही चीज क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर एबोमेजम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किस जांच के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यंत्र आप देख रहे हैं इसका नाम है गर्बर विधि। ठीक है, गर्बर मशीन इसको कहते हैं, गर्बर मशीन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्यूटारोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्यूटारोमीटर होता है, इसके अंदर मिल्क को डाला जाता है, मिल्क डालने के बाद इसके अंदर इसमें फिट किया जाता है, फिट करने के बाद इसको हम चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रति मिनट की दर से। तो इससे क्या ज्ञात करते हैं ब्यूटारोमीटर से? यही आपको बताना है, प्रोटीन, लैक्टोज, या कैसीन, या वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्यूटारोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पशुओं में खुरहरा करने का लाभ क्या है? ठीक है, आपको मतलब खुरहरा इसको कहा जाता है ग्रूमिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रूमिंग कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ग्रूमिंग कहते हैं खुरहरा। खुरहरा की जगह ग्रूमिंग भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो इसमें से बताना पशुओं को खुरहरा करने से क्या लाभ होते हैं? रक्त संचार बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है हृदय परजीवियों का बचाव होता है, तीसरा ऑप्शन दूध उत्पादन में लाभ होता है, चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी जितने भी हैं ये ग्रूमिंग करने से लाभ होते हैं, यानी कि पशुओं का रक्त संचार में वृद्धि होती है। ठीक है, हृदय परजीवियों का बचाव होता है, और ये क्या नाम है? दूध उत्पादन में भी लाभ होता है। ठीक है, इन सभी चीजों से क्या होता है? लाभ होता है पशुओं को खुरहरा करने से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, हिसार में या गुजरात में? इन चारों में से बताइए। बहुत ही इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हिसार हो जाएगा। सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिसार यानी कि कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है हिसार। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 पूछ रहा है गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है, आपको बताना है गाय के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन चारों ऑप्शनों से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यानी कि गाय का टेम्परेचर यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। यानी कि गाय और भैंस का दोनों का टेम्परेचर कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। उसके बाद मुर्गी की बात कर लेते हैं। मुर्गी का टेम्परेचर कितना होता है? मुर्गी का टेम्परेचर होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाय की सबसे बौनी नस्ल कौन सी होती है? ठीक है, आपको बताना है गाय की सबसे बौनी नस्ल कौन सी होती है। बेचौर होती है, कांगेयम होती है, बेचूर होती है या पंगा नूर होती है। इन चारों में से बताइए कौन सी गाय की सबसे बौनी नस्ल होती है, ठीक है, जिसको हम मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेचूर जो होती है ये सबसे बौनी गाय की प्रजाति होती है, ठीक है। ये पाई कहाँ जाती है? ये केरल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? केरल के अंदर पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है मिल्क चैंपियन के नाम से कौन सी बकरी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सानेन, दूसरा है जमुनापारी, तीसरा है बर्बरी, चौथा ऑप्शन है टोगनबर्ग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टोगनबर्ग। टोगनबर्ग को मिल्क चैंपियन की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, ठीक है, लगातार 2 वर्ष तक क्या होती है? दूध देने का कार्य करती है। इसीलिए टोगनबर्ग जो बकरी है इसको मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। सानेन भी आया। सानेन को क्या कहा जाता है? तो सानेन को जानते ही आप, मिल्क क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क क्वीन, यानी कि दूधों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको दूधों की रानी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला टोगनबर्ग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें कुछ क्वेश्चनों को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सानेन को क्या कहते हैं? दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, दूधों की रानी के नाम से। चैंपियन मिल्क किसको कहते हैं? टोगनबर्ग को कहा जाता है। जमुनापारी यहाँ पे शब्द है, इसके बारे में जादुई बकरी कहते हैं, ठीक है, जादुई बकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। बर्बरी जो बकरी होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको सिटी गॉड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शहरों में आसानी से इसको पाली जा सकती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया था टोगनबर्ग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कह रहा है कि पत्तीनुमा कान किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? ठीक है, आपको यहाँ बकरी के अंदर बताना है। गाय के अंदर तो आप लोग जानते हैं गाय के अंदर किसके पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं? तो गिर जो गाय की जाति है तो उसके जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बकरी का पूछा है पत्तीनुमा कान किस नस्ल की बकरी की विशेषता है। तो यहाँ पे बकरी देख सकते हैं, अगर आप पहचान कर सकते हैं तो इस पहचान के बताइए कि कौन सी बकरी है जिसके कान जो होते हैं पत्तीनुमा पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मारवाड़ी है, दूसरा सिरोही, तीसरा है टोगनबर्ग, चौथा है सानेन, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यानी कि सिरोही। सिरोही बकरी को क्या कहा जाता है? पत्तीनुमा उसके कान होते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर सिरोही जिला है, वहां पर ये प्रसिद्ध बकरी है, ठीक है, सिरोही नस्ल की बकरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हे बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल कौन सी होती है? ठीक है, आपको बताना है हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, गेहूं है, बरसीम है या मक्का है या गन्ना है। इन चारों में से बताइए कौन सी क्रॉप जो होती है हे बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। हे क्या होता है? एक संरक्षित चारा होता है। क्या होता है? संरक्षित चारा होता है, जो कि पुष्पन से पूर्व उसको काट कर, ठीक है, पुष्पन से पूर्व उसको काट कर छायादार स्थान पर सुखाकर ये हे को बनाया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हे सबसे अच्छे
मुठे किन फसलों से बनाया जाता है, तो ये बरसीम से बनाया जाता है। ठीक है, बरसीम और रिजका दोनों प्रकार की जो फसल होती है चारे वाली, इनसे हम हे बना सकते हैं। ठीक है, ये पुष्पन से पहले यानी कि जैसे ही फूल उसमें लगते हैं उससे पहले हम उसकी कटाई करके उसके बाद छायादार स्थान पर हम इसको सुखाकर हे को तैयार कर लिया जाता है। फिर जैसे ही हमको जरूरत पड़ती है गर्मी सीजन में तो हम इसको आसानी से खिला सकते हैं पशुओं को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि जो सीमन होता है, सीमन को किस एक गैस के अंदर रखा जाता है, तो उस गैस का नाम बताना है कि वीर्य भंडारण हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या ओजोन है। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि नाइट्रोजन के अंदर उसको रखा जाता है ताकि वीर्य जो है वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। ठीक है, और किस यंत्र के अंदर रखते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको क्रायोकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रायोकेन के नाम से उसको जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अम्लीय साइलेज में किस अम्ल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, हाँ, साइलेज दो प्रकार की होती है, एक मीठी साइलेज होती है, एक अम्लीय साइलेज होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अम्लीय साइलेज के अंदर किस अम्ल की अधिकता के कारण वो अम्लीय हो जाती है। लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या पामेटिक अम्ल या सेट्रिक अम्ल। पहले हम बात कर लेते हैं मीठी साइलेज। जो मीठी साइलेज होती है, ठीक है, मीठी साइलेज जो होती है, साइलेज वो किसके कारण मीठी होती है, वो लैक्टिक अम्ल के कारण मीठी होती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होती है, मीठी होती है। और यहाँ पर अम्लीय पूछ रहा है। ठीक है, अम्लीय साइलेज बनाने के लिए सर्वाधिक किसमें प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, वो साइलेज हमारी अम्लीय हो जाती है या खट्टी साइलेज हो जाती है। तो मीठी साइलेज के लिए लैक्टिक अम्ल। ये दोनों क्वेश्चन को आप बढ़िया से याद करके रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, और एनिमल हस्बेंड्री से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय गायों में यौना आरंभ अवधि होती है 10 माह, 18 माह, 24 माह या 30 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 24 माह। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। तो 24 माह में ये हो जाएगी भारतीय गायों की यौना आरंभ अवधि। ठीक है, जिसको प्योरिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 10 माह। 10 माह किसका होता है, भेड़ का होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद 18 माह की बात कर लेते हैं, तो ये विदेशी जो गाय होती हैं या संकर गाय जो होती हैं उसकी जो यौना आरंभ होता है 18 माह का होता है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय गाय का पूछा है तो भारतीय गाय का 24 माह हो जाएगा। 30 माह की बात कर लेते हैं तो ये भैंस का हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है, उसे कितना खीस की आवश्यकता होती है। 0.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है टिपोल एक है, क्षारीय कारक है, अम्लीय कारक है, जटिल फास्फेट है या आर्द्रता कारक है। तो टिपोल क्या होता है, जो बर्तन धोने के, जो दूध वाले बर्तन होते हैं उनको धोने के रूप में धावन पदार्थ एक मिलाया जाता है, तो उसको हम टिपोल कहा जाता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार के आर्द्रता कारक है या जटिल फास्फेट होता है, अम्लीय कारक होता है या क्षारीय कारक। तो ये होता है आर्द्रता कारक। ठीक है, इसका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम सल्फोनेविक एल्कोहल के रूप में हम मिलाते हैं उसके अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दाद किसके द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, शैवाल द्वारा, विषाणु द्वारा। काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जानते हैं दाद किसके द्वारा होता है, ये फंगस के कारण होता है यानी कि फफूंद के कारण होता है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है यहाँ पे भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भेड़ के ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व एक विशेष राशन दिया जाता है, क्या कहलाता है। फल्सिंग कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है, उत्पादन राशन कहलाता है या ब्रीडिंग राशन कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल्सिंग कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीमिंग अप किसे कहते हैं, यानी कि गाय और भैंस को जो राशन देते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर काफी
आसान है, 17 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चिकन कहा जाता है, बीफ कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है या मटन कहा जाता है? तो भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? मटन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकन किसके मांस को कहते हैं? मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। बीफ किसके मांस को कहते हैं? गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। पोर्क किस मांस को कहते हैं? तो सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भैंस की सबसे बड़ी और भारी नस्ल कौन सी होती है? जाफराबादी, भदावरी, जाफराबादी, मुर्रा, कांकरेज, इन चारों में से बताइए भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जाफराबादी जो भैंस होती है ये भैंसों में सबसे भारी नस्ल होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मुर्रा की। मुर्रा सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंसों में नंबर 1 जाने। और यहाँ पे कांकरेज है, कांकरेज तो भैंस की नस्ल नहीं है, ये गाय की नस्ल होती है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो भैंस की नस्ल देख रखे हैं ये है जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी इस प्रकार की होती है, छोटी होती है, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, बकरी की हृदय गति कितनी होती है? ठीक है, जिसको नाड़ी गति कहते हैं या हृदय गति कह सकते हैं। तो प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट, 80 से 90 प्रति मिनट, 50 से 60 प्रति मिनट या 40 से 50 प्रति मिनट। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से लेके 80 प्रति मिनट हृदय गति होती है किसकी? बकरी की। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे इसका एक वो धमनी मापने वाला वो होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फेमोरल धमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेमोरल धमनी के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा हम उसकी नाड़ी गति यानी कि हृदय गति को नापते हैं, ये आप याद रखेंगे। इस यंत्र को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जसवंत पशु मेला प्रदर्शनी कहां पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, पशु मेला से एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जसवंत पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर, नौहर, जयपुर या जालोर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भरतपुर के अंदर ये जसवंत मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के अंदर स्थित है, भरतपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित कहां पर है? करनाल में है या अहमदाबाद, करनाल या पुणे? ठीक है, आनंद, सॉरी यहाँ पे आनंद लिखा हुआ है। तो इसमें बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद के अंदर स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NDDB कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर यही पूछ लेता है NDRI, ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा करनाल में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आनंद, गुजरात के अंदर स्थित है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, विटामिन सी के कारण या कैसिन के कारण या लैक्टोज के कारण? तो दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का पीला रंग होता है। अगर पूछ ले दूध का सफेद रंग, ठीक है, अगर पूछ ले सफेद रंग दूध का किसके कारण होता है? तो सफेद रंग कैसिन के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, प्रथम प्रजनन के समय बछिया का अवांछित शरीर भार कितना होता है? 180 से 200 किलोग्राम, 250 से लेकर 270 किलोग्राम, 350 से लेकर 370 किलोग्राम या 450 किलोग्राम। ठीक है, पूछ रहा प्रथम प्रजनन के समय बछिया का अवांछित शरीर भार कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 250 से लेकर 270 किलोग्राम बछिए का वेट होता है। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है, भैंस की वह नस्ल जिसकी आंखें सफेद होती हैं। ठीक है, जिसकी आंखें क्या होती है? सफेद होती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी नस्लें हैं। मुर्रा है, नीली रावी, सूरती या महसाना। इन चारों में से बताइए कौन सी भैंस की ऐसी नस्ल है जिसकी आंख कैसी होती है? सफेद होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नीली रावी जो भैंस की नस्ल है इसकी आंखें कैसी होती है? सफेद रंग की होती है, जिसको बॉल आइस के नाम से जाना जाता है। और नीली रावी को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, पंजाबी भैंस के नाम से जाना जाता है। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। आज के लास्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल कहलाती है? ठीक है, गिर है, नागौरी है, कांकरेज है या राठी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राठी गाय को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? पंजाब, पंजाब नहीं, राजस्थान के अंदर ये पाली जाती है मुख्य रूप से। तो ये याद रखेंगे। ठीक
ठीक, गाय की थारपारकर नस्ल की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ठीक है, आपको बताना है कि गाय का जो थारपारकर नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि उद्गम स्थान कहाँ पर माना गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा या हरियाणा के गुड़गांव जिले में। दूसरा है राजस्थान के जोधपुर जिला। तीसरा ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। चौथा ऑप्शन है राजस्थान का थार प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि पाकिस्तान का सिंध प्रदेश जो है ये गाय यानी कि थारपारकर जो नस्ल है गाय की इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान के सिंध प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। ठीक है, अगर आप लोग कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन हम बताए थे कि मतलब सबसे लंबा जो दुग्ध काल होता है किस भैंस की नस्ल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में महसाना है, दूसरा है जाफराबादी, तीसरा है तराई, चौथा ऑप्शन है साउथ केनारा। तो इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है जिसका दुग्ध काल जो है यानी कि सबसे अधिक दिनों तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैसाना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दुग्ध काल जो होता है मेरे दोस्त यानी कि 325 दिन तक ये दूध देती है। ठीक है, 325 दिन तक ये दूध देती है। उसके बाद जाफराबादी की बात कर लेते हैं। जाफराबादी का दुग्ध जो उत्पादन होता है ये कितने दिन तक देती है? 300 दिन तक दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, 300 दिन तक इसका रहेगा, बाकी 325 दिन तक मैसाने का होता है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। और बाकी जितनी भी भैंसें होती हैं इसके अलावा तो उनका जो दुग्ध उत्पादन जो समय होता है वो 300 से लेकर 305 दिन के अंदर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है तो मैसाना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन मुर्गियों के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है पक्षियों की बात करें तो मुर्गी में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री सेंटीग्रेड, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये मुर्गी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। अगर बात करें हम इसको सेंटीग्रेड तापमान, तो इस सेंटीग्रेड में अगर हम देखेंगे तो 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में अगर बदलेंगे तो 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 101 यहाँ पर दिया है, 101.5 अगर कर दें फ़ारेनहाइट में तो किसका ये टेम्परेचर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गाय का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भैंस का, इन दोनों का टेम्परेचर जो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है। ठीक है, 103 ये डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया है तो फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं तो इसमें हो जाएगा भेड़ में हो जाएगा। ठीक है, भेड़ के अलावा बकरी। ठीक है, बकरी का भी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सूअर। ठीक है, इन सब का टेम्परेचर जो होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसका हो जाएगा? ये घोड़े का हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का जो टेम्परेचर होता है शरीर का तापमान वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर एक फार्मूला मुझे यहाँ पे मान लीजिए सेंटीग्रेड में दिया, अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है C बराबर, ठीक है, F-32 अपॉन 9 × 5। ठीक है, इनसे मतलब हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जामों में देखा गया है, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, उसमें भी इस क्वेश्चन को अधिकतर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भेड़ की तरह दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल का नाम बताना है। ठीक है, जो एकदम भेड़ की तरह ही दिखाई देती है। यहाँ पे जो आप नस्ल देख रहे हैं ये आपको बताना है कि कौन सी नस्ल है। ठीक है, जो भेड़ की तरह दिखाई देती है तो ये बकरी लेकिन भेड़ की तरह ये दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। चोकला है, जमुनापारी है, अंगोरा है या चोंगू है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगोरा यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये बकरी है। ठीक है, ये यहाँ जो नस्ल देख रहे हैं ये अंगोरा नस्ल की बकरी है। तो ये तुर्की में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है?
तुर्की या मध्य एशिया के अंदर ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये दिखाई देगी। तो इससे एक मोहेर नामक ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये ऊन आप देख रहे हैं तो ये एक प्रकार की मोहेर नामक ऊन होती है। ठीक है, मोहेर नामक ऊन जो होती है ये किससे प्राप्त होती है? ये अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। चोकला की बात कर लेते हैं। चोकला क्या है? चोकला के बारे में जानते हैं, भेड़ की एक नस्ल है। जमुनापारी जानते हैं, बकरी की नस्ल है। और चेंगू जानते हैं किसकी नस्ल है? ये भी किसकी है? बकरी की हो जाएगी। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों के बारे में एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा साइलेज उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें होता है। ठीक है, आपको बताना साइलेज किन फसलों से बनाया जाता है जिसके अंदर किस चीज की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, वसा की मात्रा अधिक हो या खनिज लवण की मात्रा अधिक हो। इन चारों में से बताइए किससे आप साइलेज, अच्छा साइलेज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें अधिक होती है उस फसल से हम क्या करते हैं? साइलेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइलेज बनाया हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है उन्हीं फसलों से हम साइलेज बनाते हैं। तो कौन कौन सी फसलें ऐसे आ जाएंगी जिसमें हम साइलेज बना सकते हैं? जैसे मक्का। ठीक है, मक्का में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तो इससे हम साइलेज बना सकते हैं। उसके अलावा ज्वार। ठीक है, ज्वार से भी हम अच्छी प्रकार की फसल का ये साइलेज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर अनाज वाली जो फसलें होती हैं उसका प्रयोग हम साइलेज बनाने में करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है भेड़ में कर्तन दांत होते हैं। ठीक है, आपको बताना है भेड़ में कर्तन दांत कहाँ पर होते हैं? केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचली जबड़े में या दोनों जबड़ों में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भेड़ का मुख है। ठीक है, तो ये दांत जो दिखाई दे रहे हैं भेड़ के दांत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केवल निचली जबड़ों में भेड़ के कर्तन दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर ये हार्ड लेयर होती है, इनके ऊपर दांत नहीं होते हैं। अब कभी भी भेड़ का मुख खोलेंगे तो नीचे आपको दांत दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार के दांत दिखाएंगे। तो कभी कभी पूछता है कि भेड़ के जो दांत होते हैं, कर्तन दांत होते हैं, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? तो ये 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। यानी कि दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 दांतों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 8 दांत पाए जाते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, सब में ये क्वेश्चन छपने वाले होते हैं। ठीक है, अधिकतर इन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ कह रहा 7, चिली ऑफ द अंडर किस रोग का उपनाम है? ठीक है, आपको बताना है चिली ऑफ द आर्डर किस रोग का उपनाम है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं थनैला, दूसरा गलघोटू, तीसरा फिड़किया या चौथा ऑप्शन है लंगड़ी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें और भी अन्य नाम होते हैं, इसके अभी बताने की कोशिश करेंगे हम। तो इसमें चिली ऑफ द आर्डर किस रोग का नाम है, उपनाम है? तो ये हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थनैला। ठीक है, और थनैला को और किस अन्य नाम से जानते हैं? मेस्टाइटिस। ठीक, मेस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है या स्तन शोध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा गार्गेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गार्गेट के नाम से भी जाना जाता है या अयन का शीत। ठीक है, अयन का शीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अयन का शीत के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और बच्चों में कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि मतलब जो थन होते हैं किसको थन कहा जाता है, किसको अयन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो थन होते हैं, ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, और ये जिसमें मिल्क निकलता है इसको क्या कहते हैं? इसको थन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो और एक चीज़ और, इसमें थनैला जो रोग हो जाता है तो इसके पहचान करने के लिए हम किसका टेस्ट करते हैं? स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिप कप टेस्ट में क्या होता है, जब हम फर्स्ट दूध को निकालते हैं तो उसमें अगर दूध में छिछड़े पड़ जाते हैं तो इससे हमें ये मालूम होता है कि दूध के अंदर थनैला रोग लग गया है। ठीक है, तो इस स्ट्रिप कप के माध्यम से हम इसका थनैला रोग की जांच करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध की तुलना में दही में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
तो देख लेते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इन चारों ऑप्शनों में बताइए किसमें विटामिन दूध की तुलना में दही में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन सी। ठीक है, ये विटामिन सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा किसमें, दही के अंदर आप लोग देखते हैं। ठीक है, दही में विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, क्योंकि दही आप लोग खाते हैं तो खट्टी होती है, तो उसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है। और बात करते हैं दूध के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो दूध के अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर दूध में पूछता विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सी नहीं पाई जाती है, सी दही में मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सुअर की इमेज लगी हुई है, तो इसका आपका वैज्ञानिक नाम बताना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, हर एनिमल का आपको वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में सुअर का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। इक्वस कैवेलस, सस डोमेस्टिकस या इक्वस एरिनस या ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस। तो इन चारों में से बताइए कौन सा सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सस डोमेस्टिकस जो होता है ये सुअर का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस डोमेस्टिकस या सस जो होता है इंडिकस, ये वैज्ञानिक नाम होता है सुअर का। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्वस कैवेलस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं आप इक्वस कैवेलस, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, इक्वस कैवेलस। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्वस एसिनस। ठीक है, सी ऑप्शन जो देख रहे हैं, तो इक्वस एसिनस ये हो जाएगा गधे का। ठीक है, बाकी ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस ये हो जाएगा खरगोश का वैज्ञानिक नाम, खरगोश का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये चारों ऑप्शनों के बारे में आप याद रखेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। चूजे ब्रूडिंग घर में किनारों की ओर किस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये ब्रूडिंग घर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये घर है, घर के अंदर क्या है, चूजा एक देख सकते हैं, ये चूजा एक बीच में है, बाकी चूजे कहाँ पर, किनारे पे हैं। तो यही चीज़ पूछ रहा है, चूजे ब्रूडिंग घर में किनारों की ओर किस अवस्था में यहाँ पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। अधिक टेम्परेचर पर, कम तापमान पर, सामान्य तापमान पर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता तब। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, अधिक तापमान पर क्या होते हैं, ये किनारे की तरफ हो जाते हैं। अगर ये टेम्परेचर कम रहता तो ये लाइट के पास आ जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल रूप से अगर टेम्परेचर रहता है तो ये पूरे ब्रूडिंग सिस्टम में, इसमें घर में पूरे रूप से फैले रहते हैं। ठीक है, हर तरफ आपको चूजे दिखाई देंगे सामान्य टेम्परेचर पर। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रूडिंग शब्द आ गया, तो ब्रूडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि कृत्रिम रूप से तापमान देना। ठीक है, कृत्रिम रूप से तापमान देना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से तापमान देना ब्रूडिंग कहलाता है, ये वर्ड को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर भारी काम करना है तो बैल को कितने दाने की आवश्यकता होगी एक बैल को। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, दूसरा है 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 3 से लेकर 4 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 1 से लेकर 2 किलोग्राम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला, 3 से लेकर 4 किलोग्राम एक बैल को दाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, भारी कार्य अगर कर रहा है तो। अगर ये मध्यम कार्य कर रहा है, ठीक है, पहले हल्का कार्य अगर कर रहा है तो उसको दाने की आवश्यकता कितनी होगी, तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होगी। अगर मध्यम कार्य कर रहा है तो उसको दाने की आवश्यकता होगी 2 से 2.5 किलोग्राम। ठीक है, मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, और अधिक कार्य के लिए वो हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है चोंच छटाई, चोंच काटने को क्या कहते हैं, डिपकिंग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1 माह की आयु में चूजों की चोंच ऊपर और नीचे किस अनुपात में काटना चाहिए। ठीक है, पहले
क्या पूछ रहा है, ऊपर की चोंच उसके बाद नीचे की चोंच, ठीक है, किस अनुपात में काटना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/4 अनुपात 1/8, 1/8 अनुपात 1/4, 1/8 अनुपात 1/4 या 1/4 अनुपात 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर की चोंच 1/4 काटेंगे और नीचे की चोंच 1/8 काटेंगे, ठीक है। तो इसका हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मुर्गी है, इस डिपिंग यंत्र द्वारा इसकी चोंच को काट दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसकी जांघों पर लंबे घने बाल और नाक रोमन होती है, ठीक है। ये यहाँ पे बकरी अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसके जांघों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं और उसकी नाक जो होती है रोमन होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बर्बरी हो गया, जमुनापारी हो गया, ब्लैक बंगाल हो गया या सिरोही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जमुनापारी। जमुनापारी का खास पहचान होता है कि उसकी रोमन नाक होती है और उसके जांघों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसका उत्पत्ति स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है कि जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना जाता है। तो इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा जो क्षेत्र है, ये इटावा जिला जो है, ये यहाँ जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। और एक नाम से और इसको जाना जाता है, ठीक है, इसको जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जादुई बकरी के नाम से भी जमुनापारी को खास पहचान है। और इसकी एक और पहचान आप देख सकते हैं कि इसकी जो चेहरा होता है, ठीक है, आगे वाला मुंह जो होता है, ये तोते के जैसे मुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसको तोतापरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, मुर्गियों में चिन्हित करने की उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है मुर्गियों को चिन्हित अगर करना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टेटोइंग है, दूसरा ब्रांडिंग है, तीसरा ईयर नोचिंग है, चौथा ऑप्शन है टैगिंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुर्गियों बताना है चिन्हित किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, यानी कि टैगिंग के माध्यम से हम मुर्गियों को चिन्हित करते हैं। और भी इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे रिंगिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर टैगिंग नहीं दिया है तो रिंगिंग दे सकता है, ठीक है, रिंगिंग के नाम से भी इनको चिन्हित किया जाता है। और या तो छल्ला डालना, ठीक है, छल्ला डालना। यहाँ पे देख सकते हैं ये छल्ले हैं, इस प्रकार उनके पैर के अंदर पहना दिया जाता है। तो ये हम इसके माध्यम से हम इसको मुर्गियों को चिन्ह कर सकते हैं कि रेड है, ब्लू है या ब्लैक है। प्रत्येक अलग अलग छल्ला रहता है, क्योंकि मुर्गियों को पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस टैगिंग के द्वारा हम मुर्गियों को पहचान या चिन्हित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। 2 कुबड़, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊंट है और इसके एक कुबड़ यहाँ पर है, एक कुबड़ यहाँ पे, ये 2 कुबड़ वाला ऊंट है। आपका बताना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है 2 कुबड़ वाले ऊंट का। तो यहाँ पे कैमेलिस ड्रोमेडेरियन, कैमेलिस बैक्टेरियन, गैलस डोमेस्टिकस या कपरा हिरकस। तो इसका चारों में से बताइए कौन से दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, यानी कि कैमेलस बैक्टीरियन, ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एक कुबड़ वाले ऊंट के लिए और 2 कुबड़ वाले के कैमेलस बैक्टीरियन। और गैलस डोमेस्टिकस किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। उसके बाद कैपरा हिरकस, ये आप जानते हैं बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैपरा हिरकस, ठीक है, बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो चारों ऑप्शनों के बारे में हम बात कर लिए हैं। जरूर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, मां से बछड़े को अलग रखकर
पालना क्या कहलाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मां से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विनिंग कहलाता है, दूसरा सकलिंग कहलाता है, तीसरा है नकलिंग कहलाता है, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, यानी कि मां से बछड़े को अलग करके पालना क्या कहलाता है, ये कहलाता है विनिंग कहलाता है। ठीक है, सकलिंग में क्या होता है, मां से बछड़े को साथ साथ रखकर पालना। ठीक है, मां और बछड़े को एक साथ रखकर पालने की क्रिया को क्या कहते हैं, सकलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। नकलिंग क्या होता है। ठीक है, नकलिंग देखिए दूध दोहन की ठीक है, दूध दोहन की एक विधि है। ठीक है, दुग्ध दोहन की एक विधि है। ठीक है, जो कि एक किस प्रकार की दोषपूर्ण विधि है। ठीक है, दोषपूर्ण विधि मानी जाती है नकलिंग जो होती है, ये आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, विनिंग। ठीक है, मां से बछड़े को अलग कर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17, निम्नलिखित में से कौन से पंच कल्याणी यानी कि पंजाबी भैंस किस नस्ल के भैंस को कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं या पंजाबी भैंस के नाम से जाना जाता है। उस भैंस की नस्ल का नाम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, महसाना, नीली रावी, तीसरा है मुर्रा, चौथा है जाफराबादी। किसको हम पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। ये भैंस कहाँ पर पाई जाती है, पहले इसको देख लेते हैं। ये पंजाब के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। और पंजाब में किस जगह पर पाई जाती है, ये पाई जाती है फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर जिला जो है पंजाब का, इस जगह पे ये आपको पंच कल्याणी यानी कि पंजाबी भैंस देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीली रावी को कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंच कल्याणी किसके कहते हैं, नीली रावी को कहा जाता है। पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 5 जगह ऐसे चिन्ह होते हैं जो व्हाइट सफेद कलर के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे पैर देख रहे हैं, पैर के निचला भाग जो होता है ये पूरा व्हाइट होता है। ठीक है, माथे का ऊपर का भाग ये भी व्हाइट कलर का होता है। पूंछ का अंतिम सिरा जो होता है ये भी व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का यहाँ भी निशान रहता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार के निशान होते हैं व्हाइट कलर में, इसलिए इसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेला से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, जो पशु मेले जितने भी लगते हैं उनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, आपको बताना है श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, परबतसर नागौर में, पुष्पकर अजमेर में, झालरापट्टन झालावाड़ में, या चौथा ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का मेला लगता है जिसका नाम होता है श्री चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, तो ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है और कहाँ पर लगता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि झालरापट्टन झालावाड़ में ये मेला लगता है, श्री चंद्रभागा पशु मेला। बात कर लेते हैं परबतसर नागौर में कौन सा मेला लगता है, तो वीर तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, वीर तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, वीर तेजा जी। ठीक है, वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, परबतसर नागौर के अंदर लगता है। ये तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको मल्लीनाथ का मेला लगता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, ये भी पशु मेला है। ठीक है, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, झालरापट्टन झालावाड़। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है, गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। ठीक है, अगर इस गाय को आप पहचान रहे हैं तो आप बता ले जाएंगे कि सबसे ऊंची गाय की नस्ल कौन है, ये कौन सी नस्ल की गाय है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, काकरेज, दूसरा हरियाणवी, तीसरा मालवी, चौथा है साहिवाल। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांकरेज जो गाय होती है, ये गाय जो होती है सबसे ऊंची होती है, लेकिन ये भारतीय गायों में सबसे ऊंची होती है। ठीक है, ये भारतीय गायों में सबसे ऊंची गाय होती है, ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची गाय कौन सी होती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन होती है। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है ये पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची गाय होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, विदेशी गाय है। भारतीय पूछेगा तो कांकरेज हो जाएगी। तो इसकी एक खास पहचान होती है, सवाई चाल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, सवाई चाल के नाम से भी जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि सवाई चाल के नाम से कौन सी गाय प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी कांकरेज गाय। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री से बहुत इजी और अनुसंधान के बारे में पूछा है। तो यहाँ देखते हैं क्या पूछा है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसको CARI के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? हिसार, करनाल, इज्जतनगर और आनंद। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये संस्थान है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस जगह पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इज्जतनगर में, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इज्जतनगर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये इज्जतनगर है जहाँ पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। अगर और भी वीडियो इसी तरीके के देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाकर उस पर प्लेलिस्ट में एनिमल हस्बेंड्री और यूपी, पीजीटी, टीजीटी जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके अंदर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है, एक बार फिर बता दे रहे हैं, ये चैनल का नाम लिखा हुआ है एग्री कोचिंग बाय विकास। इस चैनल पर जाके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेफलीदार हरे चारे हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, अंजन घास, दूब घास, दूसरा है मटर भूसा और चना भूसा, तीसरा ऑप्शन है कि गेहूं भूसा और धान की पुआल, चौथा ऑप्शन है बरसीम और ग्वार। तो इन चारों में से बताइए कौन सा बेफलीदार और हरे चारे के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अंजन घास एक प्रकार की घास है और दूब घास भी एक प्रकार की घास है। यहाँ पे घास पूछा है, ये बेफलीदार पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे भूसा जो है ये सूखा हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। चना जो है ये दलहनी है, ठीक है, फलीदार है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पे भूसा दिया है, ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जा रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए बरसीम चारा है लेकिन ग्वार जो है ये दलहनी है यानी कि फलीदार चारा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजन घास और दूब घास, ठीक है, ये बेफलीदार हरे चारे में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन कर रहा है बिनोले, ठीक है, कॉटन सीड जिसको कहा जाता है, में पाए जाने वाले गॉसिपॉल की घातकता को कम किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रकार का बिनोले की जो खली होती है या सीड होते हैं उसके अंदर एक गॉसिपॉल नामक जहरीला तत्व पाया जाता है। उसको कम करने के लिए कौन सा ऐसा उसमें तत्व मिलाएं जिसको उसको कम, उसकी मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं, जिंक सल्फेट मिलाकर, आयरन सल्फेट मिलाकर और अरंडी का तेल मिलाकर या उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो सीड देख रहे हैं ये बिनोले का सीड है, कॉटन सीड इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हल्की हल्की रुई लगी रहती है। तो ये जो है इसको पशुओं को इसलिए दिया जाता है, इसको बिनोला कहा जाता है, भिगोने के बाद पशुओं को दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दूध की मात्रा में वृद्धि होती है और फैट की मात्रा में भी वृद्धि होती है, इसलिए पशुओं को आहार के रूप में बिनोला के सीड को खिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट अगर हम इसमें मिला देते हैं तो गॉसिपॉल की मात्रा उसमें क्या होती है, जो जहरीला तत्व होता है उसकी मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन कह रहा है गाय की दुधारू नस्ल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, गिर, दूसरा है देवनी, तीसरी है राठी और चौथा है नागौरी। एक हम ट्रिक याद रखेंगे, शीशा गिरा दे, ठीक है, शीशा, ठीक है, शीशा गिरा दे। इस ट्रिक के माध्यम से हम दुधारू जो नस्लें होती हैं उनको हम याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे साहिवाल, ठीक है, साहिवाल हो गया, सिंधी हो गया, ठीक है, सिंधी हो गया, उसके बाद गिर हो गया, ठीक है। रा से एक होते हैं राठी, ठीक है, रा से हो जाएगा राठी हो जाएगा, दे से देवनी, ठीक है। ये 5 नस्लें 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नस्लें जो हैं ये दुधारू नस्लें हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। देवनी हो गया, राठी हो गया, गिर हो गया, सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, शीशा गिरा दे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिर, ये भी दुधारू नस्ल है, देवनी ये भी दुधारू नस्ल है, राठी ये भी दुधारू नस्ल है। यहाँ पे सी नंबर जो है दिया है नागौरी। नागौरी किस प्रकार का नस्ल है, तो ये आप याद रखेंगे भारवाही, ठीक है, भारवाही नस्ल है। नागौरी कैसी है, भारवाही। इसके जो बैल होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, तेज तरार होते हैं। तो बैलों में सबसे अच्छा बैल जो होता है नागौरी बैल ही माना जाता है। ये नागौरी इसलिए पड़ा है, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर जिला, वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, मेला भी, पशु मेला लगता है, ठीक है, वहाँ पर इसको अच्छे दाम पर इन बैलों को बेचा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये नागौरी हो जाएगा इसमें सही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है बकरी की प्रजाति इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है कश्मीरी, दूसरा बर्बरी, तीसरा है बीटल, चौथा है भारवाल। इन चारों में से बताइए कौन सी बकरी की प्रजाति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भाकरवाल जो है ये बकरी की प्रजाति नहीं, ये किसकी प्रजाति हो जाएगी? ये भेड़ की प्रजाति हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के अंदर ये भेड़ पाई जाती हैं और ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अधिकतर देखने को मिलती है। ठीक है, भाकरवाल। बाकी कश्मीरी है, बर्बरी है, बीटल, ये तीनों जो वेराइटियां हैं किस्में हैं, ये बकरी की किस्में हैं और भाकरवाल जो हो जाएगी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट सवाल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देख सकते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कौन सी विशेषता के आधार पर कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, कौन सी ऐसी इसकी खासियत होती है, किस खासियत के कारण इसको ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। यह रेगिस्तान में बिना पानी रह सकता है। दूसरा ऑप्शन है ऊंट के मोटे होठ प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है रेतीली भूमि में सुगमता से चल सकता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ इसमें चारों ही सही होगा क्योंकि यह रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, बिना पानी के यानी कि 10 दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊंट में मोटे होठ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता भी पाई जाती है। रेतीली भूमि के लिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पशु में मोलर दांतों की संख्या होती है। ठीक है, आपको बताना है पशुओं में जो मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। 2 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है, 6 जोड़ी या 3 जोड़ी। ठीक है, मोलर दांतों के ही चौर्णक दांत कहते हैं या दाढ़ दांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार ऊपर और इस प्रकार नीचे, यानी कि दांतों की संख्या इधर 3 रहेंगे, 3 दांत इधर रहेंगे और 3 दांत इधर रहेंगे। ठीक है, 3 दांत ऊपर, 3 दांत इस साइड, 3 दांत इस साइड। ठीक है, और 3 दांत इस साइड, 3 दांत इस साइड, यानी कि ऊपर कितने हो गए? 6 हो गए। 3 दांत यहाँ है, 3 दांत यहाँ, ये ऊपर की संख्या 6 हो गई। 3 दांत इस साइड है, 3 दांत इस साइड है, यानी कि 3 3 6 इधर हो गई। टोटल 6 प्लस 6। ठीक है, ये कितने हो गए? टोटल 12 दांत होते हैं। तो जोड़ी कितनी हुई? यानी कि 6 जोड़ी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 जोड़ी मोलर दांतों की संख्या पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आप लोग दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्लीटिंग किस पशु की सामान्यतः आदत होती है? ठीक है, बोलने की क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्लीटिंग किस पशु की सामान्यतः क्रिया है? बकरी की, गाय की, भैंस की या ऊंट की? आप लोग जानते हैं बकरी किस प्रकार से आवाज़ निकालती है? मिनमिनाने की आवाज़ निकालती है। ठीक है, क्या? मिमियाने की आवाज़ निकालती है, तो इसको क्या कहते हैं? ब्लीटिंग कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बकरी, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय की बात कर लेते हैं। गाय कैसी आवाज़ निकालती है? रंभना। ठीक है, गाय की आवाज़ को क्या कहते हैं? रंभना कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से चिल्लाती है जिसको बेलोइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बेलोइंग के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊँट की। ऊँट कैसी आवाज़ निकालता है? घुरघुराना। ठीक है, घुरघुराना ये ऊँट की आवाज़ होती है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम भूलिएगा मत। हमेशा किसी भी एग्जाम एग्रीकल्चर के जा रहे हैं देने के लिए, तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ कर जाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कास्टिक पोटास, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम परमैंगनेट या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सींग रोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार कास्टिक पोटास को लगाकर सींग रोधन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजस्थान में सबसे महीन ऊन वाली भेड़ कौन सी है? ठीक है, आपको बताना राजस्थान के अंदर सबसे महीन ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की कौन सी ऐसी नस्ल है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन चोकला है, नाली है, सोनाड़ी है या मालपुरा है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चोकला। ठीक है,
ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं विश्व के अंदर सबसे महीनतम यानी सबसे अच्छा ऊन उत्पादन करने वाली कौन सी भेड़ होती है, तो मेरिनो होती है। ठीक है, मेरिनो भेड़ होती है। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया, स्पेन माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, स्पेन का उत्पत्ति स्थान है मेरिनो का। ये पूरे विश्व में के अंदर सबसे महीनतम और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन उत्पादन करती है। उसके बाद बात कर लेते हैं नाली। नाली ये भी भेड़ की एक नस्ल है जो कि पीले रंग की ऊन उत्पादन करती है। ठीक है, पीले रंग की ऊन उत्पादन कौन करती है, नाली नस्ल जो है भेड़ की, ये इसका ऊन कैसा होता है, पीले रंग की। सोनाडी की बात कर लेते हैं। सोनाडी जो है ये त्रिपरियोजनी, ठीक है, त्रिपरियोजनी वाली नस्ल है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। मालपुरा के बारे में याद कर लेंगे तो नमदे, ठीक है, नमदे व गलीचे, नमदे व गलीचे मालपुरा नस्ल से बनाए जाते हैं। ठीक है, नमदे और गलीचा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग मालपुरा के जो ऊन होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चोकला राजस्थान की सबसे महीन ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गोदना द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु को कौन सा अंग काम में लिया जाता है। ठीक है, गोदना यानी कि चिन्हित करने के लिए, टैटूइंग करने के लिए पशु का कौन सा जो है अंग प्रयोग में लेते हैं, नाक है, कान है, गर्दन है या पिछला पैर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाक, सॉरी ये नाक नहीं रहेगा, कान का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आप परियोजनी स्टैकिंग क्या है। ठीक है, नर साढ़ का चयन करने की विधि है, गाय के चयन करने की विधि है या घोड़े के चयन करने की विधि है या कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नर साढ़ चयन करने की विधि है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 करा, सॉरी 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पास्चुरेला मल्टी सोडा कारक है। ठीक है, एक रोग कारक का नाम है। ठीक है, ये बताना किसके कारण होता है। ये एंथ्रेक्स बुखार का है या लंगड़ा बुखार का या ब्रुसेलोसिस होता है या गलघोटू होता है। तो इन चारों में से बताइए किसका ये कारक है, रोग कारक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलघोटू। गलघोटू का रोग कारक जो होता है पास्चुरेला मल्टी सोडा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स की बात कर लेते हैं तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक बैक्टीरिया जो होता है, इसके कारण क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। लंगड़ा बुखार में जानते हैं क्या होता है, उसके पैरों से आवाज़ निकलने लगती है, चुरचुर की आवाज़ निकलती है, इसलिए उसका लंगड़ा बुखार या चुरचुरिया बुखार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, वो AOC करके होता है इस प्रकार के। और ब्रुसेलोसिस ये जो होता है ये गाय, भैंस और भेड़, बकरी सब में होता है। ठीक है, पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, इस प्रकार के जीवाणुओं द्वारा ये होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलघोटू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अंडे का औसतन भार कितना होता है, 54 ग्राम, 56 ग्राम, 58 ग्राम या 65 ग्राम। तो एक अंडे का औसतन भार कितना होता है, 58 ग्राम माना गया है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसको क्या कहा जाता है, लेयर्स कहा जाता है, ब्रायलर्स कहा जाता है, चिक कहा जाता है या सभी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मांस उत्पादन के लिए जो पाली जाती हैं तो उसको ब्रायलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जितनी ये मुर्गियां हैं ब्रायलर्स मुर्गियां हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगी मांस उत्पादन के लिए। और अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसको लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाली जाएगी उसको लेयर्स कहा जाता है। और यहाँ पे चिक क्या होता है, चूजा जो होता है, यानी कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसको चिक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष भर में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स है या FMD है, रिएंडर पेस्ट है या लंगड़िया। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि FMD। ठीक है, FMD जो होता है राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष के अंदर 2 बार टीकाकरण कराया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक लक्ष्य है कि 2025 तक इसको एकदम खत्म कर देना है, इसका लक्ष्य रखा गया है FMD को। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होने के साथ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सर्रा रोग का कारक क्या है, ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई
क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई या पास्चुरेला मल्टीसोडा। इन चारों में से बताइए सर्रा रोग का कारक क्या है। सर्रा रोग किसमें होता है भाई, ये ऊंट के अंदर होता है, ये आप याद रखेंगे। सर्रा रोग किसमें होता है, ऊंट के अंदर होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो ये आपको बताना इसका कारक क्या है। तो इसका कारक हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है किसके द्वारा फैलता है, ये गोमशी, गलत हो गया यहाँ पर, 1 मिनट, इसके कारण होता है, ये हो जाएगा गोमक्षी मक्खी के द्वारा, ठीक है, मक्खी के द्वारा इसका प्रसार होता है। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जो लंगड़ी होता है जिसको चुरचुरिया कहते हैं, चुरचुरिया रोग, ठीक है, ये इसके कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोस्ट्रीडियम बेल्सिया क्या है, ये होता है फिड़किया रोग, ठीक है, पशुओं में फिड़किया रोग जो लगता है ये इसके कारण लगता है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई। पास्चुरेला मल्टीसोडा अभी पीछे बता चुके हैं कि गलघोटू का रोग कारक है, गलघोटू, ठीक है, इसका रोग कारक होता है पास्चुरेला मल्टीसोडा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए। 3 से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, 9 से 11 मिनट या 13 से 15 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 7 मिनट के अंदर दूध निकालने की क्रिया समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। एक हार्मोन्स होता है जो दूध को उतारने का काम करता है, उसका नाम बताएंगे आप लोग, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, दूध उतरने का काम करता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलेंगे 13 नंबर पर। क्वेश्चन कर रहा है, छोटे थनों वाले पशु के दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, मशीन द्वारा या अंगूठा विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। छोटे थन वाले जो पशु होते हैं, जैसे बकरी वगैरह हो गई, तो उसमें चुटकी विधि द्वारा दूध को निकाला जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, यानी कि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है चुटकी विधि, छोटे जो थन वाले पशु होते हैं उनका दूध निकालने के लिए। तो इसके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं डालता। पैतृक कारक, पशु की नस्ल, पशु की आयु, पशु का रंग। तो इसका आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पशु का रंग जो होता है ये दूध की मात्रा और गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यहाँ पे नहीं पूछा है, ये आप याद रखेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन करा काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेड़ के गर्भकाल कितने दिन का होता है, ठीक है। भेड़ का पूछा है, तो इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है ये आपको बताना है। 147 दिन, 165 दिन, 250 दिन या 300 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें 247 दिन, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 से लेके 148 दिन का हो सकता है। और उसी प्रकार भैंस का गर्भकाल अगर पूछ लेगा तो भैंस का गर्भकाल कितना होता है, 307 से लेके 310 दिन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये हो गया भैंस का। और गाय का भी आपको याद होना चाहिए, गाय का कितना हो जाएगा, 280 दिन हो जाएगा, ठीक है, 280 से लेके 285 दिन। अगर यही बकरी का पूछ ले, बकरी का, तो बकरी का भी आपको याद होना चाहिए 150 दिन, ठीक है, 150 दिन का गर्भकाल होता है बकरी का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कमी पूछ रहा है, ना कि अधिकता पूछ रहा है। कैल्शियम, फेरस, प्रोटीन और विटामिन। तो जानते हैं विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो फेरस की कमी पाई जाती है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अधिकता पूछ ले, दूध के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है, तो कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन्स होता है, ठीक है, आपको बताना है नर हार्मोन कौन सा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या ऑक्सीटॉक्सिन, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नर हार्मोन्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर हार्मोन्स होता है, ठीक है। और मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन जब मध में पशु आता है तो ये हार्मोन्स सक्रिय होकर निकलता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में जानते ही हैं, ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, यानी कि दूध उतरने में मदद करता है, दूध जो पहुँचने में अच्छी भूमिका निभाता है, दूध इसी के माध्यम से उतरता है, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि नर हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन पूछ रहा 18, रोग जिसका पशुओं में मानव और मानव से पशुओं में संचार होता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? संसर्जन कहलाता है, या जूनोटिक कहलाता है, संक्रामक कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं कहलाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मानव से पशुओं में, पशुओं से मानव में हो जाता है उसको जीनोटिक रोग कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है? ये हो जाएगा जीनोटिक प्रकार का रोग है जो मानव से, पशुओं से मानव में फैल सकता है। ठीक है, फैलता भी है, तो इसमें एंथ्रेक्स इसका उदाहरण हो जाएगा जूनोटिक का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बधिया पक्षी को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना बधिया पक्षी को क्या कहा जाता है। टीजर बुल कहा जाता है, कैपन कहा जाता है, कैपोनाइजेशन कहा जाता है, या नकलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बधिया पक्षी को पूछा है तो कैपन कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीजर बुल किसे कहते हैं? नसबंदीकृत जो नर पशु होते हैं उसको टीजर बुल के नाम से जाना जाता है। कैपोनाइजेशन क्या होता है? अब बधियाकरण यानी कि प्रजनन क्षमता उसको समाप्त कर देना कैपोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नकलिंग क्या होता है? यानी कि दूध दोहने की एक प्रक्रिया होती है नकलिंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है AI के लिए सीमन को कितने तापमान पर भंडारित करके रखते हैं? ठीक है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, या -296 डिग्री सेंटीग्रेड, या -96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो AI के लिए सीमन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन होता है जिसको नाइट्रोजन गैस के अंदर रखा जाता है, उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, सीमन मतलब वीर्य जो होता है। ठीक है, वीर्य को रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा सुरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है? ठीक है, यहाँ पे बताना सुरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है। 205 दिन, 305 दिन, 325 दिन, या 395। वैसे भैंस तो आप जानते हैं कितने दिन का गर्भकाल होता है, 308 से लेके 310 दिन का गर्भकाल होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा सुरती भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो इसका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 305 दिन होता है, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन कर रहा है ग्रास टिटेनी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ठीक है, ग्रास टिटेनी रोग होता है पशुओं में, ये किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है? फास्फोरस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम तत्व की कमी के कारण क्या हो जाता है? ग्रास टिटेनी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पशु का जो हड्डियां होती हैं या मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं इस रोग के कारण, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 पूछ रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? ठीक है, बताना जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनका आमाशय का कौन सा भाग जो होता है चारे को संग्रहित करता है। रूमेन है, रेटिकुलम है, या ओमेजम है, या एबोमेजम है। तो सबसे बड़ा भाग जानते हैं कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो बड़ा भाग हो जाएगा रूमेन। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पर रेटिकुलम, उसके बाद ओमेजम, उसके बाद एबोमेजम। ये होता है 4 भागों में बटा होता है। तो जो रूमेन होता है इसके अंदर क्या होता है? चारे को संग्रहित करने की क्षमता होती है। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है यही क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। ठीक है, रूमेन कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए वाला। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल अमाशय का 80% जो भाग होता है ये सिर्फ रूमेन होता है। ठीक है, टोटल अमाशय की बात करें 80% भाग जो होता है सिर्फ रूमेन ही होता है, कवर करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वसा परीक्षण में गर्भर अपकेंद्रीय यंत्र की गति प्रति मिनट क्या होती है? ठीक है, आपको बताना 1 मिनट के अंदर कितने आरपीएम चक्कर लगाती है। ठीक है, 1100, 2100, 600 या 1600। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1100 आरपीएम प्रति मिनट चक्कर लगाती है। ठीक है, टोटल वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 5 मिनट तक हम चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो प्रति मिनट पूछा है 1100, 1 मिनट में चक्कर लगाता है, तो 5 मिनट में आप जोड़ लीजिएगा कितना चक्कर लगता है। तो इसका ये गर्बर मशीन जो होती है, इस प्रकार की गर्बर मशीन होती है, इसके अंदर दूध को डाल के उसके बाद रख दिया जाता है, उसके बाद प्रति मिनट की दर से चक्कर लगाया जाता है, उसके बाद फैट की मात्रा हमें पता चल जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भेड़ और बकरी का आयन कितने भागों में बटा होता है, 1, 2 या 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ और बकरी का जो आयन होता है ये 2 भागों में बटा होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गाय में और भैंस के अंदर, ठीक है, इनका 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है, कलिंग कहलाता है, चयन कहलाता है या फल्सिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, चयन कहलाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग क्या होता है, यानी कि बीमार जो पशु रहते हैं, ठीक है, तो उनको अलग करना, स्वस्थ पशुओं से बीमार पशुओं को अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। डॉकिंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि डॉकिंग क्या होता है, जो भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया होती है वह हमारी डॉकिंग कहलाती है। ठीक है, भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। फल्सिंग क्या होता है, जो गर्भित भेड़ होती है, ठीक है, गर्भित जो भेड़ होगी उसको अलग से राशन देना 3 महीने तक, वो हमारा फल्सिंग कहलाता है। ठीक है, तो तब हो जाता है हमारा डी ऑप्शन। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पूछा जाता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, करनाल है, हिसार है, बल्लभ नगर है या अलवर है। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शनों से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हिसार। ठीक है, हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता NDRI, ठीक है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो जाता, तो करनाल हरियाणा के अंदर हो जाता। चलिए चलते हैं, बाकी यहाँ दो ऑप्शन जो है अलवर और बल्लभ नगर जो है, यहाँ पे कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शनों को आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की एक द्विपरियोजनी नस्ल है। ठीक है, यहाँ पर द्विपरियोजनी पूछा है, यानी कि 2 काजी जो नस्ल है उसको आपको बताना है। लेग हॉर्न है, रोड आइलैंड रेड है या रेड कार्निस है या असील है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्विपरियोजनी मतलब जान ही गए कि मतलब 2 परियोजन के लिए, जैसे अंडा और मांस दोनों के उत्पादन के लिए जो होता है नस्ल जो रहेगी उसको हम द्विपरियोजनी नस्ल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इससे खेती बाड़ी तो करा नहीं सकते, एक अंडा उत्पादन के लिए पालेंगे, एक दूसरा मांस उत्पादन के लिए हम इसको पाला जाएगा। तो दोनों उद्देश्यों के लिए कौन सी नस्ल इसमें सबसे बेहतरीन है, तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रोड आइलैंड रेड। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेग हॉर्न के बारे में आप लोग काफ़ी परिचित होंगे कि व्हाइट लेग हॉर्न जो मुर्गी है पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी होती है लेग हॉर्न। उसके बाद रेड कार्निस, ये अंडा उत्पादन के लिए हो गई। और रेड कार्निस के बारे में देख लेते हैं। रेड कार्निस जो होती है ये मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी गई है रेड कार्निस। और असील के बारे में जानते हैं, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन के रूप में सबसे अच्छी जो नस्ल मानी जाती है असील। ठीक है, इसको लड़ाने के रूप में या मनोरंजन के लड़ाने के रूप में ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है असील का। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी नस्ल मानी जाती है मनोरंजन के उद्देश्य से असील जो होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पशु के पैरों में मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग TGT की तैयारी कर रहे हैं और PGT की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, ICR की तैयारी कर रहे हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, पशु के पैरों में मांसपेशियों में सूजन किस रोग के कारण आती है या प्रमुख लक्षण बताना है। गलघोटू हो गया, लंगड़ी, एंथ्रेक्स या पशु प्लेग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लंगड़ी। ठीक है, लंगड़ी में क्या होता है, पशु के पैरों और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चुर चुर की आवाज़ आने लगती है। ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। गलघोटू के बारे में जानते हैं, गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, उसको गलघोटू कहते हैं। ये होता है HS वैक्सीन दिया जाता है, जिसके कारण ये मतलब सही हो जाता है। ठीक है, होमोराजिक स्पेक्टिकीमा इसका नाम होता है, ये वैक्सीन लगाया जाता है। और लंगड़ी में, जिसको लंगड़ी को ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। एंथ्रेक्स के बारे में आप लोग जानते हैं,
कि एंथ्रेक्स ऐसा बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है। ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी इस प्रकार की होती है जो रक्त प्लीहा इसमें प्रभावित होता है। और एक चीज़ पशु प्लेग के बारे में जानते हैं। ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, पशुओं का दम घुटने लगता है और जिससे पशु जल्द ही एकाएक मौत हो जाती है। ठीक है, पशु प्लेग में। तो इसको रेंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन लंगड़ी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है बछड़े को अगर माँ के साथ रखकर पालेंगी तो क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है, सकलिंग कहलाता है, नकलिंग कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, और हमारा नाम भी विकास सर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें बछड़े को माँ के साथ रखकर पालने को क्या कहते हैं, सकलिंग कहलाता है। ठीक है, साथ में रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिंग में क्या होता है, बछड़े को माँ से अलग कर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे, विनिंग किसे कहते हैं, बछड़े को माँ के साथ अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। और नकलिंग क्या होता है, यानी कि गाय और भैंसों में दूध निकालने की एक विधि है नकलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक गाय दूध निकालने की एक दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है, अंगूठे द्वारा दूध निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसके थन के अंदर जो होते गांठें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये एक दोषपूर्ण विधि होती है दूध निकालने की, नकलिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, डिओडोरेंट कहते हैं या एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, एंटीडोट कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिओडोरेंट क्या होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप फिनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं तो उसको डिओडोरेंट के अंतर्गत आता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, यानी कि कफ रोधी जो औषधियाँ दी जाती हैं उसको एक्सपेक्टोरेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोग पीजीटी, टीजीटी, जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय के शरीर का टेम्परेचर पूछ रहा है यहाँ पे 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं कि गाय का, भैंस का, ठीक है, और सूअर का इन तीनों का टेम्परेचर कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और उसके बाद 103 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। भेड़ का हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा। ठीक है, भेड़ का हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा और सूअर का हो जाएगा। सूअर इसमें नहीं आ जाएगा, इसमें गाय और भैंस ही आएंगे। ठीक है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसमें गाय और भैंस आते हैं। बाकी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में भेड़, बकरी और सूअर का होता है। और यहाँ पे बाकी 105 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है ये हो जाएगा मुर्गी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मुर्गी का ही होता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्विपरियोजनी नस्ल है। ठीक है, आपको बताना द्विपरियोजनी नस्ल कौन सी है, देवनी है, हेलिकर है, अंगोल है या मालवी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अंगोल। अंगोल किस प्रकार की नस्ल है, ये हो जाएगी द्विपरियोजनी वाली नस्ल। यानी कि इसमें जो गाय होती हैं वो अच्छा दूध उत्पादन करती हैं और जो नर सांड होंगे वो क्या करते हैं, जुताई में, बोझा ढोने में, ठीक है, इस प्रकार के कृषि यंत्रों में या कृषि कार्यों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थान है। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन एक गाय है जो कि बताना है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर, उद्गम स्थल कहाँ पर माना गया है। होल्स्टीन पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन यही गाय करती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, जर्सी द्वीप है, जर्मनी है या हॉलैंड है या स्विट्जरलैंड है। तो होल्स्टीन से हाथ से जानते ही हैं हॉलैंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हॉलैंड। ठीक है,
हॉलस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया? हॉलैंड माना गया। यानी कि अगर हॉलैंड ना दे तो नीदरलैंड भी दे सकता है, ठीक है, नीदरलैंड भी दे सकता है, दोनों में से एक दिया रहेगा ऑप्शन। तो हॉलस्टीन का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये एक प्रकार की विदेशी गाय होती है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है एक गाय, सॉरी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय गायों में यौना आरंभ अवधि होती है, ठीक है। आपको बताना भारतीय गाय कितने महीने में यौना आरंभ हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं, ठीक है। तो 8 माह, 16 माह, 24 माह या 30 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 माह में भारतीय गायें जो होती हैं यौना आरंभ अवधि होती है, ठीक है, यानी कि वो युवा हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 माह। अगर यही विदेशी गाय का पूछ लेगा, ठीक है, विदेशी यानी कि या संकर गाय, तो उसका हो जाएगा 18 माह, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 18 माह विदेशी यानी कि संकर गायों का, और इसका हो जाएगा भारतीय गायों का 24 माह, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन कर रहा है एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है तो उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी? 0.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2.5 किलोग्राम, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे सिंपल पूछा जाए तो 1/10 भाग की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन कर रहा है गाय और भैंस के प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। फॉलिंग कहलाती है, एरोइंग कहलाती है, कविंग कहलाती है या किडिंग कहलाती है। तो फॉलोइंग यानी कि फॉलोइंग किसको कहते हैं? फॉलोइंग कहेंगे घोड़े, ठीक है, घोड़े के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? फॉलिंग कहते हैं। और फरोइंग किसे कहते हैं? ये सूअर के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? फरोइंग कहा जाता है। और कविंग किसे कहते हैं? कविंग यानी गाय और भैंस के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? कविंग कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। और किडिंग किसे कहते हैं? बकरी के बच्चे, ठीक है, बकरी के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। 4th नंबर हो जाएगा बकरी के लिए, और 1st नंबर हो जाएगा घोड़े के लिए, और फेरोइंग हो जाएगा सूअर के लिए, ठीक है। और कविंग होता है गाय और भैंस ब्याने की क्रिया, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें गलकंबल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि लटके हुए होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर गलकंबल ये लटका हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है, या इस भैंस को आप पहचानते हैं तो पहचान जाएंगे कि ये कौन सी भैंस है। देख लेते हैं ऑप्शन में मुर्रा है, भदावरी है, जाफराबादी है या सूरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि जाफराबादी, ठीक है। जाफराबादी के गलकंबल पाया जाता है, बाकी भैंसों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन कर रहा है मोहेर के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल क्या है, ठीक है। आपको बताना मोहेर उत्पादन के लिए, मोहेर एक प्रकार का ऊन होता है, तो ये बताना है कौन सी बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बकरी है, इस प्रकार की होते हैं जो इसके ऊन देख रहे हैं, ये ऊन प्राप्त किए जाते हैं इस बकरी से। तो इसमें से बताना है कौन सी ये बकरी है, एग्लो नीबियन है, चोकला है, अंगोरा है या कश्मीरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये मोहेर जो उत्पादन के लिए पाली जाती है अंगोरा नस्ल, ठीक है, अंगोरा नस्ल की ये बकरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिससे इसके ऊन को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। कश्मीरी से क्या प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से पाशमीना ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, पाशमीना ऊन प्राप्त किया जाता है कश्मीरी बकरी से। तो यहाँ पे मोहेर पूछा तो मोहेर अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। चोखला एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है, ठीक है, बाकी एग्लो नीबियन ये तो होगी नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन कह रहा है पत्ती नुमा कान किस नस्ल की विशेषता है, ठीक है। आपको बताना है पत्ती नुमा कान जो होते हैं किस नस्ल की विशेषता है। मारवाड़ी है, सिरोही है, टोगनबर्ग है या सानेन है, ठीक है। ये बकरी है जिसको बताने हैं पत्ती नुमा संरचना के कान पाए जाते हैं। यहाँ पे कान देख सकते हैं, इस प्रकार के पत्ती नुमा संरचना होते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिरोही, ठीक है। सिरोही राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पर ये बकरी पाई जाती है। उसके कान कैसे होते हैं? पत्ती नुमा संरचना के होते हैं। मारवाड़ी क्या है? मारवाड़ी यानी कि भेड़ की एक नस्ल होती है जो सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर रोग लगने की बहुत कम संभावना रहती है। टोगनबर्ग क्या है? टोगनबर्ग एक प्रकार की बकरी है जिसको मिल्क
चैंपियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चैंपियन के नाम से जाना जाता है टोगनबर्ग को। सानियन को जानते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, इसको मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिरोही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन कह रहा है ऊंट की सर्वाधिक ऊंची नस्ल कौन सी होती है, ठीक है, आपको बताना ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी होती है। वैसे सामान्यतः ऊंट की ऊंचाई 7 से लेकर 9 फीट तक होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी सबसे ऊंची नस्ल यहाँ पे पूछा है ऊंटों में, तो बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेरी, कच्छी, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेरी जो नस्ल होती है सबसे ऊंची होती है, ठीक है, सबसे ऊंची नस्ल यही होती है बीकानेरी, सबसे ऊंची, यानी कि इसकी लंबाई ऊपर से लेके नीचे तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यानी कि 10 से लेके 12 फीट तक हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है बीकानेरी की। उसके बाद ये मेवाड़ी जो होती है ये मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, और जैसलमेरी छोटे ऊंचाई वाले होते हैं, ठीक है, सबसे छोटे होते हैं और जैसलमेरी होती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, यहाँ पर बीकानेरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली नस्ल है ऊंट की, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन कह रहा है कुक्कुट पालन की केज आवास प्रणाली, ठीक है, यहाँ पे केज आवास प्रणाली किस प्रकार की है, इंटेस्टिव है या सेमी इंटेस्टिव है, फ्री रेंज है या उपयुक्त सभी है। तो इसका केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है, केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है, ये पिंजरा आप देख रहे हैं, इस प्रकार के पिंजरे के अंदर ये मुर्गियों को रखा गया है। तो केज आवास प्रणाली किस प्रकार की है, तो इंटेस्टिव है, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक नीचे पिंजरा एक ऊपर पिंजरा, इस प्रकार के पिंजरा बनाया जाता है, तो केज आवास प्रणाली में इंटेस्टिव प्रकार के पिंजरे का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फसल उत्पादन के साथ, ठीक है, फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करना क्या कहलाता है, ठीक है, फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करने को क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं, एकल व्यवसाय कहते हैं, बहुउद्देशीय खेती कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती कहा जाता है, ठीक है, कोई भी फसल है उसके साथ मुर्गी पालन, पशु पालन, ठीक है, मछली पालन, शहद पालन, इस प्रकार की कोई भी कल्टीवेशन हम करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहा जाता है। अगर हम फसलों के साथ कोई अन्य फसल बोते हैं, जैसे गेहूं के साथ हम क्या सरसों को बो दिए, ठीक है, इस प्रकार की अगर कल्टीवेशन ले रहे हैं तो हम वह मिश्रित फसल कहलाती है, ना कि मिश्रित खेती कहलाती है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेइंग कहते हैं, लेयर्स कहते हैं, ब्रायलर कहते हैं या ग्रोवर्स कहते हैं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेइंग के किसे कहते हैं, यानी कि मुर्गी अंडा दे चुकी है, ठीक है, मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है, वो लेइंग कहलाता है। मुर्गी का अंडा देना लेइंग कहलाता है। लेयर्स किसे कहते हैं, अंडा उत्पादन के लिए अगर मुर्गी को हम पालन कर रहे हैं तो हमारा लेयर्स कहलाता है, ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए अगर मुर्गी को पाल रहे हैं तो लेयर्स कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ब्रायलर मुर्गी मांस उत्पादन के लिए जो पाली जाती है उसको ब्रायलर मुर्गी कहा जाता है, ठीक है। ग्रोवर किसे कहते हैं, यानी कि मांस उत्पादन और उससे छोटे जो चूजे होते हैं उसके बीच की जो कड़ी होती है उसको ग्रोवर्स मुर्गी कहते हैं, ठीक है, यानी कि उत्पादन ना लेना, बीच वाली जो कड़ी होती है उसको ग्रोवर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है भैंस की नीली रावी नस्ल का उद्गम स्थान कहाँ है, ठीक है, नीली रावी जो नस्ल है भैंस की, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर माना गया है, ठीक है, पाक, बाड़मेर, पंजाब, गुजरात, इन चारों में से बताइए कौन सा। नीली रावी जानते हैं इसको बॉल आइस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आंखें सफ़ेद होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक सफ़ेद, यहाँ पर पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे भी सफ़ेद रहता है, यहाँ भी सफ़ेद रहता है, घुट्टे के नीचे भी सफ़ेद रहते हैं, और पूंछ का लास्ट छोरा जो है ये भी सफ़ेद होता है, इसलिए इसको पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। नीली रावी यानी कि ये जो भैंस होती है इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है नीली रावी, यानी कि सतलज नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है वो ही इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो ये क्षेत्र जो आएगा पंजाब, ठीक है, भैंस की नीली रावी का उद्गम स्थान पूछा कहाँ है, यानी कि पंजाब क्षेत्र, सतलज नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी हमारी वीडियो लगी हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहेंगे।
अगर आप लोगों को सहयोग रहा तो। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।